प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो में पढ़ेंगे बीए द्वितीय वर्ष हिंदी पुस्तक अज्ञात शत्रु, जिसके लेखक एवं रचनाकार जयशंकर प्रसाद, जिनकी विषय वस्तु पुस्तक में कथा प्रसंग से आपका परिचय करवाते हैं। कथा प्रसंग में मूल जिसके ऊपर कथा लिखी गई है वो है अज्ञात शत्रु। कथा के माध्यम से आपको ये बात समझाने का प्रयास किया गया है कि इस कथा संग्रह में क्या विषय वस्तु है, किस प्रकार कथा लिखी गई है तथा इस कथा में मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। प्यारे विद्यार्थी, जब हम किसी विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, कहानी कहिए, कथा हो या इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के जो संग्रह होते हैं, जिनमें छोटी छोटी बातों को बड़ी विचित्र ढंग से प्रस्तुत करके आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, उसमें एक हिंदी की लेखन विद्या है कथा विद्या। कथा विद्या के अंदर प्राय कुछ पात्र होते हैं जो एक अभिनय और विशेष रूप से उसमें भूमिका निभाते हैं। किसी व्यक्ति विशेष अर्थात बहुत सारे व्यक्तियों से संबंधित एक विशेष प्रकार की कहानी जो कई बार काल्पनिक होती है, कई बार मनगढ़ होती है, कई बार पौराणिक एवं कई बार वर्तमान स्थिति और समय को देख करके एक कहानी लिखी जाती है। धीरे धीरे उस कहानी को भी बड़े पेज के अनुरूप कथा का रूप प्रदान किया जाता है। आज हम उसी की बात करेंगे कि कथा प्रसंग जो बीए द्वितीय वर्ष में पुस्तक है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई, उसमें किन किन कथाएं विषय वस्तु के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आपको पूर्व में प्रथम वीडियो में ये बता दिया गया था कि जयशंकर प्रसाद द्वारा अज्ञात शत्रु के नाम से कथा संग्रह लिखने के पीछे क्या उद्देश्य था और उसको लिखने के बाद में जिस प्रकार वो प्रकाशित हुआ और उसके अंदर कौन कौन से पात्रों की मुख्य भूमिका थी, अर्थात किरदार क्या क्या थे। प्यारे विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जब तक पात्र की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती तब तक किसी प्रसंग कहिए, कथा का कहिए, रोचक नहीं बनती तथा उसको पढ़ने में आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। इसके लिए सबसे पहले अपने को जिस कथा के माध्यम से जितने पात्र प्रभावशाली होंगे उतनी ही कथा बहुत ही श्रेष्ठ एवं हृदयग्राही तथा सामने वाले व्यक्ति विशेष को प्रभावित करने वाली होती है। आज हम बात करते हैं अज्ञात शत्रु के नाम से कथा प्रसंग जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, उसमें से मुख्य रूप से 12 से लेकर के 15 पात्रों की मुख्य भूमिका रही। शुरुआत करते अपन इस कहानी के मुख्य पात्र बिंबिसार जो एक सम्राट था। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दोगे, मुख्य पात्र बिंबिसार जो इस कथा के अंदर मुख्य पात्र है, इसकी मुख्य रूप से भूमिका रही है। संपूर्ण कथा इनके ऊपर लिखी गई है तथा कथा में मुख्य पात्र का काम किया है। सबसे पहले मैं इसका आपको परिचय करवाना चाहूंगा। ये जो आपको कथा पढ़ने को मिल रही है, इस कथा में जो बिंबिसार है वो कौन था, क्या था, उसका क्या कार्य था। प्यारे विद्यार्थी, बिंबिसार मगध का एक सम्राट, मगध का सम्राट बहुत प्रभावशाली शासक था। उस समय में सम्राट को विशेष दर्जा प्राप्त था। सम्राट के पास बहुत सारी शक्तियां होती थी, सम्राट चाहे जैसा निर्णय ले सकता था। इस कथा को लिखने के पीछे बिंबिसार के जीवन से संबंधित छोटी बड़ी घटनाओं को शब्दों में प्रयोग करके जयशंकर प्रसाद ने आप तक पहुंचाने का कार्य किया। पहले पात्र बिंबिसार जो कहानी के कथा के मुख्य पात्र है, जो मगध के सम्राट है, इनके ऊपर कथा प्रसंग लिखा गया है। दूसरा है अज्ञात शत्रु, दूसरा पात्र
जिसकी मुख्य भूमिका रही उसका नाम है अज्ञात शत्रु। देखिए, आपके जिस कथा प्रश्न का नाम है उस नाम से स्पष्ट है कि अज्ञात शत्रु मगध का राजकुमार, कहने का मतलब मगध साम्राज्य का राजकुमार। पात्र परिचय में बच्चों विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि पूरा कथा प्रश्न जब हम पढ़ते हैं तब पात्र किस किस पात्र की क्या भूमिका रही वो पात्र परिचय में आपको पहले बता दिया जाता है। उसके बाद किसी भी कथा को पढ़ने में कठिनाई महसूस नहीं। मगध का राजकुमार अर्थात राजा का पुत्र, मगध साम्राज्य का राजकुमार अज्ञात शत्रु था, जो इस कथा प्रसंग में दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा इसके अंदर उद्यन, तीसरा पात्र है उद्यन। ध्यान देने योग्य बात है उद्यन। उद्यन कौसंबी का राजा था। उस समय मगध की राजधानी कौसंबी थी, उसका राजा कौसंबी का राजा। देखिए, इसके अंदर दो राजाओं का वर्णन प्यारे विद्यार्थियों आपको पढ़ने में मिलेगा। पहली बात, बिंबिसार जो मुख्य पात्र है वो मगध का सम्राट था, उसके पुत्र अज्ञात शत्रु जो मगध का राजकुमार था, तथा उद्यन जो मगध के पास पड़ने वाले एक इलाके का राजा था। ध्यान देने योग्य बात है, बिंबिसार और उद्यन दोनों ही राजा है और अज्ञात शत्रु राजकुमार। तीन पात्रों का मैंने आपको परिचय करवाया है। अगले पात्र और ध्यान दीजिए, अगले पात्र है प्रसेनजित। नाम उस प्राचीन काल में इस प्रकार होते थे, प्रसेनजित। ये भी कौशल राजधानी का राजा था, अर्थात कौशल का राज्य। मगध के पास इनका अधिकार था। प्रसेनजित भी एक जनपद का राजा हुआ करता था, अर्थात कौशल प्रदेश का राजा प्रसेनजित को बनाया हुआ था। ये राजा इन राजाओं के सहयोग से वहां पर शासन करता था। उसके बाद विरुद्ध एक और इनका था, विरुद्ध, विरुद्धक प्राय जिस प्रकार प्रसिद्ध ने कौशल का राजा था, विरुद्धक वहां का राजकुमार अर्थात कौशल के राजा का राजकुमार, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है विरुद्धक। विरुद्धक प्रसेनजित का पुत्र, कौशल राजा का राजकुमार। ये पात्र परिचय। उसके बाद गौतम का नाम, अगला परिचय गौतम। ध्यान दीजिए, गौतम नाम से जो इसमें पात्र है गौतम, गौतम प्राय बुद्ध देव थे। क्या थे? बुद्ध देव, बुद्ध देव। गौतम नाम से जो इस कथा संग्रह में पात्र है वो बुद्ध देव। ध्यान देने की बात यह है कि जो छठा पात्र इस कथा में है गौतम नाम से, उसका परिचय करवाना चाहूंगा, वो स्वयं ये बुद्ध देव। अगला था सारिपुत्र। सारिपुत्र अर्थात बुद्ध देव के घनिष्ठ एक आचार्य,
आचार्य। बताना चाहूंगा, पहले समय में राज दरबार में राजा महाराजाओं के बड़े बड़े विद्वान, कवि, लेखक तथा रचनाकार हुआ करते थे। उसके साथ साथ सबसे प्रभावशाली व्यक्ति और वहां राज प्रशासन के लिए सलाह देने वाले और विशेष प्रकार व्यक्ति नियुक्त किए जाते, उन्हें आचार्य कहते हैं। कहने का मतलब, गौतम एक बुद्ध देव थे, उनके साथ शारिपुत्र नाम से जो इसमें कथा में मुख्य पात्र थे वो थे आचार्य। यहाँ बात देखने की है, आचार्य का कार्य ये होता था प्रशासन, राज कार्य, उसमें सलाह का कार्य। उसके बाद आनंद, आनंद नाम से एक और पात्र इसमें होता है। अगला पात्र आनंद। आनंद, आनंद नाम से जो इस कथा के अंदर पात्र है वो आनंद गौतम के शिष्य थे, अर्थात जिसकी बात अपन पहले कर रहे थे, गौतम, गौतम के परम शिष्य थे, गौतम के शिष्य। क्योंकि पहले समय में गुरु शिष्य संबंध बहुत घनिष्ठ हुआ करते थे तथा एक गुरु के हजारों शिष्य होते थे, क्योंकि गुरुकुल में इस प्रकार की शिक्षा पद्धति थी कि वहां शिक्षा प्राप्त करने के बाद में एक श्रेष्ठ गुरु के अन्य अनेकों शिष्य हुआ करते। अपन बात आनंद की करते हैं। आनंद गौतम का एक परम शिष्य था। दूसरा है देवदत्त। देवदत्त गौतम का प्रतिद्वंदी था, गौतम का प्रतिद्वंदी, गौतम का प्रतिद्वंदी। देवदत्त नाम से स्पष्ट, देवदत्त, देवदत्त गौतम का प्रतिद्वंदी था, अर्थात एक विशेष प्रकार का देवदत्त भिक्षुक था, उसका प्रतिद्वंदी, यानी नाम से स्पष्ट है ये एक भिक्षुक था। भिक्षुक, इसका कार्य भिक्षा मांगना तथा भिक्षुक के रूप में जीवन यापन करना गौतम बुद्ध का प्रतिद्वंदी था। ये आपको कहानी के पात्र परिचय में ध्यान रखना है कि कौन इसके अंदर भिक्षुक था, आनंद का संबंध किससे क्या था, और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गौतम किसका प्रतिद्वंदी था। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि देवदत्त का प्रतिद्वंदी था। समुद्र दत्त। अगला है समुद्र दत्त। समुद्र दत्त देवदत्त का शिष्य, देवदत्त का शिष्य, क्योंकि उस समय गुरु शिष्य परंपरा बहुत ज्यादा प्रचलित थी। कहने का मतलब, समुद्र दत्त से नाम से जो प्रसिद्ध पात्र है कथा प्रसंग में, वो देवदत्त के शिष्य थे, यानी गुरु शिष्य संबंध में घनिष्ठता। अब अगली बात आती है, उसमें जीवक नाम से मगध का राज है। जीवक, अगला पात्र है जीवक, मगध का राजवेद, मगध का राजवेद। देखिए, इनको मैं इसलिए समझाना चाहता हूं कि पहले समय में राजाओं के शासन काल में अक्सर राजा सेनापति, कोषाध्यक्ष साथ ही साथ प्रशासन चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के बलों और व्यवस्थाओं का प्रयोग करता था। उसके साथ साथ कई बार राजा किसी कारणवश बीमार हो जाते थे या छोटी बड़ी बीमारी होने के कारण, जिस प्रकार आज के समय में डॉक्टर होते
होते हैं। ठीक उसी प्रकार पहले समय में राजवेद हुआ करते थे। इनके दरबार में अर्थात बिंबिसार के दरबार में प्रमुख जो राजवेद था उसका नाम था जीव। प्यारे विद्यार्थियों, ये नाम याद इसलिए रखें क्योंकि अक्सर जब कथा चलती है उसमें विभिन्न पात्रों का परिचय करवाने के बाद में उनके द्वारा कही गई बात का दोहरान होता है, तब अवतरण कई बार समुद्रगुप्त, राजवेद, जीव इनमें भूल हो जाने के कारण ये समझ नहीं पाते किस पात्र ने क्या कहा। तो जीवक एक राजवेद। अब है वसंत। वसनक, वसनक उद्यन का पुत्र, उद्यन का पुत्र जिसका नाम था वचनक। उद्यन के पुत्र कई बार अपने पात्रों का परिचय करते हैं, कई प्रकार के नाम। उन नामों में से वसनक जो उद्यन का पुत्र था, उद्यन के बारे में आपको पहले परिचय करा चुका हूं कि उद्यन कौसंबी के राजा थे। प्यारे विद्यार्थियों, उद्यन कौसंबी के राजा थे, कौसंबी के राजा। और इस राजा का जो राजकुमार कहिए अर्थात पुत्र कहिए उसका नाम था वचनक। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कौसंबी के राजा उद्यन थे, उद्यन का पुत्र वसनक था जो कौसंबी का राजकुमार था। आगे बात अपन करते हैं वनधुल। वनधुल एक और नाम इसके अंदर है। वनधुल कौशल का सेनापति, कौशल का सेनापति। यानी कौशल राजधानी में सेनापति का कार्य इंद्रजों के वनधुल करता था। रंधुल के पास विशाल सेना थी तथा ये हमेशा प्रजा और राजा की रक्षा के लिए अपना सेनापति का कर्तव्य बहुत ही अच्छे ढंग से निभाता था। उसके बाद सूतक। सूतक एक इसके अंदर और पात्र है सूतक, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सूतक कौशल का कौशल। सूतक, सूतक कौशल, कौशल का कोषाध्यक्ष। प्यारे विद्यार्थियों, राजा के सेनापति सेना और आय व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए राजकोष हुआ करते थे। राजकोष का कोषाध्यक्ष आय व्यय खर्च का हिसाब किताब रखने के लिए प्राचीन समय में आज की तरह कोषाध्यक्ष नियुक्त किया जाता था। इनके दरबार में सुदल नाम का व्यक्ति एक कुशल प्रशासक था और साथ में साम्राज्य प्रशासन में आय व्यय का हिसाब किताब भी रखता था। हिसाब किताब रखने में सुदल जैसे कोषाध्यक्ष की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। अगला था दीर्घ नारायण। देखिए दीर्घ नारायण, दीर्घ नारायण 13वां पात्र। दीर्घ नारायण, दीर्घ नारायण सेनापति बंधुल का भांजा। सेनापति बंधुल का भांजा, बंधुल, बंधुल का
भांजा। प्यारे विद्यार्थियों, दीर्घ नारायण इस कथा प्रसंग में जो पात्र है वो सेनापति बंधुल का भांजा है। ध्यान देने ये बात है कि उस प्रशासन में मामा, भांजा, चाचा, ताऊ वगैरह सब प्रशासन में और राजा के दरबार में किसी न किसी पद में, प्रशासनिक पद पर आसीन थे। कहने का मतलब कथा प्रसंग में दीर्घ नारायण सेनापति बंधुल का भांजा था। लुब्धक, लुब्धक नाम से स्पष्ट है, लुब्धक, लुब्धक। लुब्धक एक विशेष प्रकार का इनके दरबार में शिकारी था। देखिए, सब जानते हैं शिकारी का कार्य शिकार करना, अर्थात पशु पक्षियों का शिकार करके दरबार में पेश करना। उस समय भी राजा की आज्ञा से लुब्ध जैसे शिकारी थे जो अक्सर जंगल में, वन में शिकार करने के लिए जाया करते थे और शिकार करके जिस पशु पक्षी का शिकार करते थे उसे राज दरबार में वापस पेश कर देते। कहने का मतलब कथा प्रसंग में लुब्धक की जो भूमिका है वो एक शिकारी के रूप में है। इसका कार्य सिर्फ पशु पक्षियों की हिंसा करना। अब आती है जिस राज्य के अंदर राजा, प्रजा, मंत्री, साथ ही साथ दूसरे लोग, कोषाध्यक्ष वगैरह होने के बाद में इसी राज्य के अंदर रानी की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। रानी, रानियों को भी राजा द्वारा महारानियों का भी दर्जा समय समय पर दिया जाता था। किसी भी साम्राज्य में राजा की जितनी भूमिका होती है उतनी सेनापति की, कोषाध्यक्ष और पूरे प्रशासनिक व्यक्तियों के होने के साथ साथ रानियों की भी राज्य प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस बिंबिसार के शासनकाल में जो रानियां थी उनमें से 3 प्रमुख रानी थी, वासवी और मलिका। 2 नाम है उसमें, एक थी वासवी और दूसरी रानी थी मलिका। ध्यान दीजिए, अक्सर कई बार प्रश्न आते हैं कि मगध साम्राज्य के राजा बिंबिसार के दरबार में प्रमुख रूप से 2-3 रानियां कौन थी जिन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया था तथा प्रशासन के राजनीतिक कार्य चलाने में सहयोग करती थी। तो पहला नाम उसमें वासवी और दूसरा था मलिका। दोनों ही राज कार्य में भी राजा का सहयोग करते थे तथा ये राज दरबार में श्रेष्ठ रानियां थी। इनको राजा द्वारा अधिक महत्व दिया जाता था। उसके बाद आता है, ये तो बिंबिसार के दरबार की रानी। उसके बाद में आगे आता है उदयन, जो राजा जिसके बारे में हमने बात की थी। उदयन के दरबार में कौन कौन सी रानियां थी? उदयन के दरबार में 3 रानियां। राजा उदयन, उदयन के दरबार में 3 रानियां थी, पद्मावती, आम्रपाली और वासवदत्ता। पद्मावती, आम्रपाली और तीसरी थी वासवदत्ता। वासवदत्ता। प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार बिंबिसार के साम्राज्य में 2 रानियां थी उस प्रकार उदयन राजा के दरबार में भी प्रमुख रूप से 3 रानियां थी। पहली रानी पद्मावती जो श्रेष्ठ, शिक्षित और राज कार्य में सहयोग करने वाली महिला थी। इनका इस कथा संग्रह में बहुत विशेष स्थान है और कई कार्य इनके द्वारा किए गए जो प्रशंसा भी की जाती है। दूसरी इसके बाद की श्रेष्ठ रानी यानी मुख्य रानी पद्मावती थी। उसके बाद में जो राजा उदयन के दरबार में रानी थी आम्रपाली, आम्रपाली
भी इस राजा के दरबार में एक शिक्षित समझदार महारानी थी। उसके बाद वासदत्ता का भी विशेष योगदान था। वो भी राजा के कार्य में सहयोग करती थी तथा समय पड़ने पर प्रशासन की मदद भी करती थी। आगे बात आती है, ये उज्जैन के राजा की 3 रानियां थी। अब आता है इसके अंदर अगला पात्र जिसमें शक्तिमती कौशल की रानी थी। देखिए, शक्तिमती नाम से स्पष्ट है, शक्तिमती कौशल प्रदेश की रानी, कौशल की रानी। 2 राजाओं की रानियों के बारे में मैंने आपको इस कथा प्रसंग में परिचय करवाया। अब शक्तिमती कौशल की रानी थी, कहने का मतलब जिस प्रकार उसका नाम शक्तिमती था, इस कथा में जहां तक पढ़ने को मिलता है शक्तिमती वास्तव में शक्तिमती थी। कहने का मतलब बहुत ही शक्तिशाली, समझदार तथा पढ़ी लिखी रानी थी, जो हर प्रकार से राजा के राज दरबार में निर्णय लेने और सलाह के रूप में भी कार्य करती थी। अब आता है मल्लिका सेनापति बंधुल की पत्नी। मल्लिका सेनापति बंधुल की पत्नी, सेनापति बंधुल की पत्नी। देखिए, आपको बाकी रानियों का जैसे परिचय कराया, ठीक उसी प्रकार मल्लिका जो मगध साम्राज्य का बंधुल सेनापति था, उसकी पत्नी थी। ये भी सेनापति बंधुल के सहयोग और समय पड़ने पर उनके विभिन्न कार्यों में निर्णय लेने के लिए तथा सलाह देने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला था बाजीरा कौशल की राजपूत। अगली महिला जो इसमें है वो है बाजीरा कौशल की राजकुमारी, अर्थात कौशल प्रदेश की राजा की राजकुमारी का नाम बाजीरा था। बाजीरा प्राय कौशल साम्राज्य के राजा की राजकुमारी थी, जो राज दरबार में से विशेष स्थान प्राप्त था। उसके बाद बात करते हैं अपन नवीना। देखिए, प्रत्येक दरबार में पुराने समय में सेविकाएं दासियां हुआ करती थी। ठीक उसी प्रकार उज्जैन और इनके दरबार में नवीना नाम की एक सेविका थी। नवीना, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, नवीना कोई राजकुमारी महारानी अर्थात राज दरबार में विशेष पद प्राप्त महिला नहीं थी। नवीना सिर्फ सेविका थी, अर्थात राज दरबार में सेवा करने वाली महिला, सेविका। रानियों की, राजाओं की और दरबार के अंदर सेवा करने का कार्य नवीना का था। जब भी अपन रानी महारानी का परिचय करवाते हैं, उस समय अक्सर नाम से ही अपने को पहले परिचय करवाना होता है कि इसकी क्या क्या भूमिका थी और क्या क्या इनका कार्य हुआ करता है। ठीक उसी प्रकार मगध साम्राज्य के अंदर सेविका नवीना के अलावा और भी कई सेविकाएं हुआ करती थी, जैसे विजया, सरला, दासी, नर्तकी। जैसे विजया भी यहाँ दासी थी, विजया, सरला, विजया, सरला, कछुकी और नर्तकी। ये सभी जिस प्रकार नवीना सेविका थी, वैसे ही ये भी राज दरबार में सेविकाएं थी, अर्थात दासियों का कार्य करने वाली महिलाएं थी। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको अज्ञात शत्रु जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए कथा प्रसंग में जो जो मुख्य पात्र थे उनका सामान्य परिचय करवाया है। इन पात्रों की क्या क्या भूमिका रही तथा किस पात्र का क्या महत्व है और
किस पात्र को किस विशेष कार्य से जोड़कर इस कथा संग्रह में इसकी भूमिका थी उसके बारे में आपको परिचय करवाया। इसके आगे अपन जिस कथा प्रसंग की शुरुआत करने जा रहे हैं उससे पहले आपको विभिन्न पात्रों का मैंने परिचय करवाया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राजा, महारानी, सेनापति, उनकी राजकुमारियां, साथ ही साथ नवीना तक जब हम पहुंचते हैं, ये नवीना सेविका थी, तो यहाँ तक ये अंतिम पात्र है इस कहानी का। इनकी भी छोटी छोटी कथा की भूमिका रही थी इस कथा में। विजया सरदार बच्चों की नर्तकी का भी नाम आता है, लेकिन पूरी कथा के अंदर नवीना नाम की सेविका का विशेष वर्णन मिलता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कथा प्रसंग में जिन पात्रों की मुख्य भूमिका है उसका मैंने आपको सामान्य परिचय करवाया। इसके बाद जैसे जैसे अध्याय आगे प्रारंभ होगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार इस कथा संग्रह को 7-8 अध्यायों में बांटा गया है। कल हम लेंगे प्रथम अध्याय, उसमें पहला दृश्य क्या है, किस किस पात्र ने क्या क्या बोला